हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्सचर केम। आज हम लोग बात करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड्स, एमाइंस और बायोमोलिक्यूल्स के इन डेप्थ रिवीजन के बारे में। और देखो, बायोमोलिक्यूल्स हम लोग एक वीडियो पूरा पढ़ा हुआ है, उसमें कुछ जो चीज़ छूट रही थी थोड़ी थोड़ी सी एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो मैंने यहाँ पे कवर किए, केवल उतना ही पोर्शन कवर किया है। बाकी सारा बायोमोलिक्यूल्स अगर तुम्हें देखना है शुरू से लेके, तो वो वाले वीडियो को रेफर करो, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो वहाँ से कवर कर सकते हो। कार्बोक्सिलिक एसिड और एमीन्स की नेम रिएक्शन हम लोग नेम रिएक्शन वाले पोर्शन में कवर कर चुके हैं मोस्टली रिएक्शंस। यहाँ पे कुछ जनरल प्रॉपर्टीज कार्बोक्सिलिक एसिड और एमीन्स की हैं, तो ये चैप्टर अब बहुत कम देर का होने वाला है और छोटे से में हम जल्दी से पूरी बात कर लेंगे। एमीन्स के टेस्ट वगैरह है, कार्बोक्सिलिक एसिड के टेस्ट वगैरह है, तो उन्हें हम लोग करके फटाफट इस चैप्टर को वाइंड अप करेंगे। ज़्यादा देर का वीडियो नहीं होगा, पूरा देख लोगे तो तुम्हें अच्छे से रिवाइज भी हो जाएगा और फिर हम लोग PYQs कर लेंगे अगले दिन, है ना। और उसके बाद हम लोग फिजिकल पे ही चल रहे हैं, तो यार परेशान मत हो। एक वीडियो तुम्हारा डी हो यार, मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट लेके आऊँ, लेकिन एक वीडियो मेरे को पता है वो डी है, वो हाउ टू सॉल्व पेपर। मैं उस पर भी एक पेपर तो मैं अटैम्प्ट करके दिखाऊंगा लाइव की, कैसे अटैम्प्ट करते हैं। लाइव का मतलब मैं तुम्हें पेपर के अटैम्प्ट करने का तरीका बताऊँगा कि हाउ आई अटैम्प्ट अ पेपर। ठीक है, अगर तुम्हें लगता है कि वो सुनने का मन है तो बताओ मेरे को कमेंट करके, तो मैं उसे जल्दी लाने की कोशिश करूँगा। चाहे एक चैप्टर एक दिन के लिए डिले हो जाए, लेकिन वो वीडियो पहले आ जाएगा, ठीक है। और एडवांस शीट यार, मेरे को लग रहा है अब तुम्हारे पास टाइम कम है, तुम लोग रिवीजन करो। और भाई पेपर जरूर देते रहो, कहीं से भी पेपर दो, लेकिन पेपर जरूर देते रहो। पेपर देना कंपलसरी सभी के लिए, ठीक है। चलो अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं और रिएक्शंस को देखना शुरू करते हैं। तो पहले कार्बोक्सिलिक एसिड और उनके डेरिवेटिव्स के बारे में बात करेंगे। कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड हमें सबको पता है कि RCOOH है, और इनके डेरिवेटिव्स की अगर बात करें तो इसे हम RCOZ लिख दें, तो ये डेरिवेटिव्स है। ये क्या है? डेरिवेटिव्स है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड और उनके डेरिवेटिव्स के बारे में बात करनी। पहला है मेथड ऑफ प्रिपरेशन। अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए करें तो ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स वी हैव डन ऑलरेडी, तो इसे हम लोग रेफर कर लेंगे, ठीक है। पीछे वाले वीडियो से देख लेंगे और वहाँ से ही से पढ़ेंगे। ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल्स का भी ऑक्सीडेशन हम लोग कर चुके हैं। एल्कीन की रिएक्शन हॉट के एमिनो फोर से शायद मैंने नहीं करा, इसलिए मैंने उसे यहाँ लिख दिया। हॉट के एमिनो फोर से हम लोगों ने रिएक्शन नहीं की थी, इसलिए मैंने लिख दिया हॉट के एमिनो फोर। जब एल्कीन की रिएक्शन करती है तो बेसिकली ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस की तरह रिएक्शन होती है। पहले ऑक्सीजन देके एल्डिहाइड बनेंगे और एल्डिहाइड फर्दर ऑक्सीडाइज होकर एसिड बना देंगे। तो हॉट के एमिनो फोर से जब रिएक्शन होगी तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेंगे। ऑक्सीडेटिव क्लीवेज ऑफ एल्कीन एंड एल्काइन, इनसे भी क्या बनेंगे? कार्बोक्सिलिक एसिड बनेंगे। ये रिएक्शंस पड़ी हुई हैं, इन्हें दोबारा लिखने से केवल वीडियो में टाइम बर्बाद होगा। मैं बस तुम्हें रिवाइज करवा रहा हूँ, रिकॉल। अगर तुम्हें जो भी रिएक्शन नहीं आ रही है उसे तुरंत जाओ पीछे वीडियो पे जाके उस रिएक्शन को ढूंढ के उसे खत्म कर लो। यार नोट्स होंगे, नोट्स में देख लो, सबसे बढ़िया तरीका। वीडियो भी मत देखो, नोट्स में देख लो, ठीक है। तो रिएक्शन किसकी? CO2 की ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, ये भी हम लोगों ने कर लिया। और हाइड्रोलिसिस ऑफ साइनाइड्स भी हम लोगों ने कर रखी है। हाइड्रोलिसिस ऑफ साइनाइड से एसिड बनते हैं, हम लोगों ने कई सारे क्वेश्चंस लगा रखे हैं इसके, ठीक। अब आती है हाइड्रोलिसिस ऑफ एसिड डेरिवेटिव्स। हाइड्रोलिसिस ऑफ एसिड डेरिवेटिव्स से हम लोग क्या करेंगे? RCOZ की रिएक्शन OH माइनस के साथ हीट करेंगे, तो इससे RCO माइनस और RCOH बनेंगे और Z माइनस बन जाएगा, ठीक। तो Z की वैल्यू क्या हो सकती है? Cl होगी तो एसिड क्लोराइड, OR होगी तो एस्टर, NH2 होगी तो एमाइड, और OCOR होगी तो एनहाइड्राइड बनेंगे, ठीक है। यार पता नहीं क्या होगा, सेटिंग सही करनी पड़ेगी, ये हिल रहा है बहुत, मतलब पीछे स्क्रीन ब्लर हो जा रही है ना बार बार, उससे दिक्कत होती होगी तुम लोगों को भी। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, अभी तो फिलहाल पढ़ लेते हैं, अगले वीडियो के लिए मैं सेटिंग को चेंज कर लूँगा इसकी। तो OH माइनस क्या कर रहा है? OH माइनस एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, ये ऊपर जा रहा है, वापस आया और Z को निकाल दिया। Z यहाँ पे क्या है? लिविंग ग्रुप है, तो इससे RCOH बन गया, Z माइनस H लेके RCO माइनस बना देगा। पहली रिएक्शन देख लेते हैं, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर भी सिंपल तरीके से क्या करा हमने? अटैक कराया, ये ऊपर गया, ये नीचे आया, और OR क्या करा? लीव कर गया, तो RCO माइनस और ROH बन गया। सिंपल बात है, RCO माइनस और ROH बन गया। अब अगर हम बेसिक मीडियम में इसकी रिएक्शन कराएं तो ये SNAE के थ्रू जाता है, या हम इसे टेट्राहेड्रल पाथ भी कह सकते हैं। कैसे कि इसने इस पर अटैक कराया और ये O माइनस बन गया। O माइनस बना तो इस कार्बन पे अगर हाइब्रिडाइजेशन चेक करोगे तो sp3 है। sp3 का मतलब ये कैसा है? टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट है ना। अब ये टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट ये क्या था हमारा? टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट था। टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट में ये 1 आ गया, ये 2 आ गया, तो OR निकल गया।
फिर जो RO माइनस बना वो क्या करेगा, IMPT से क्या कर लेगा, IMPT का मतलब इंटरमोलिकुलर प्रोटॉन ट्रांसफर, वहां से H लेके RCO माइनस बना देगा। दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि अगर R डैश क्या हो, 1 डिग्री एल्काइल हो, क्या हो 1 डिग्री एल्काइल, बड़ा इंपॉर्टेंट बात है भाई, ध्यान से। ये अगर 1 डिग्री एल्काइल होगा तो क्या करेगा, ये SN2 कर देगा और डायरेक्टली, क्योंकि OCOR जो है वो बहुत अच्छा लीविंग ग्रुप भी है, वेरी गुड लीविंग ग्रुप, तो ये SN2 भी कर सकता है। क्या कर सकता है, SN2 भी कर सकता है और ये इससे बन जाएगा। एसिडिक मीडियम में भी क्या होगा, एसिडिक मीडियम में इस ऑक्सीजन के पास जो लोन पेयर हैं दे आर मोर अवेलेबल, ये ज़्यादा अवेलेबल है, तो क्या होगा H प्लस कहाँ पे जाके अटैक करेगा, H प्लस पे अटैक होगा, ऊपर वाले लोन पेयर से, येलो वाले जो मैंने बना रखे हैं इनसे, इसने H प्लस पे अटैक किया। अब O पे आ गया प्लस, तो कार्बन कैसा हो गया, इलेक्ट्रोफिलिक हो गया। कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक हुआ तो वाटर ने एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक कर दिया इस पे, देखो आराम से, वाटर ने एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक किया, ये ऊपर गया। फिर ये IMPT से क्या करेगा, ये बेसिक H है तो ये यहाँ से H लेके इस पे क्या बना देगा, OHR प्लस बना देगा, और ये फिर अगर हम एरो 1 और 2 लिख दें तो क्या होगा, ये इससे एसिड और एल्कोहल बन जाएंगे, और एसिड से माइनस H प्लस करके हम लोग एसिड बना देंगे जो H प्लस था। दूसरा तरीका क्या है कि ये फिर से H प्लस ले, लेकिन ये ऑक्सीजन का लोन पेयर इस बार रेजोनेंस कर दे, और अगर ये 3 डिग्री एल्काइल हुआ, क्या हुआ, अगर ये 3 डिग्री एल्काइल हुआ, क्या हुआ, 3 डिग्री एल्काइल हुआ तो क्या होगा, 3 डिग्री एल्काइल हुआ तो क्या बन गया, R-OH2 प्लस बन गया, तो इससे ROH बन गया। ठीक, सिंपल बात है। तो ये 4 मैकेनिज्म हम लोग देख सकते हैं, तो ये SN1, SN2, SNAE और टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट के थ्रू जा सकती है, सिंपल बात। आगे बात करते हैं, आगे कोलवेज रिएक्शन है। कोलवेज रिएक्शन में देखो क्या होगा, CO2 है, अगर मैं CO2 को इस तरह से लिख दूं, जरा ध्यान से देखना, CO2 को इस तरह से लिख दूं तो मैकेनिज्म की स्टेप देखना, यहां से क्या करेगा, इससे H लेगा, ये नेगेटिव इधर आएगा और ये इससे अटैक करके सीधे सैलिसिलिक एसिड बना देगा। ठीक, राइमर डायमंड रिएक्शन हम लोगों ने कर रखी थी, और इससे अगर CCl4 की रिएक्शन करा दें तो भी इससे क्या बन जाएंगे, सैलिसिलिक एसिड बन जाएंगे। क्यों, क्योंकि इससे CCl3 बनेगा। ठीक, CCl3 बनेगा, अब जो CCl3 बना नेगेटिव उस पर ही अटैक हो जाएगा, CCl2 कार्बन बनेगी और फर्दर ये CCl4 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, मतलब डायरेक्टली SN2 करके भी बन सकता है ये, तो इससे सैलिसिलिक एसिड बनेंगे। हेलोफॉर्म रिएक्शन हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस की थी, और उसके आंसर्स तुम लोगों ने आज तक नहीं भेजे, टेलीग्राम पे भेजो तो आंसर यार, बताओ कि कौन सा सही हुआ, कमेंट करके बताओ, देखो तो उसे पूरा, बहुत इंपॉर्टेंट है हेलोफॉर्म, पेपर में आई, मैं लिख के दे रहा हूँ, है ना। तो इसमें क्या होता है कि जिसके पास CH3CO ग्रुप होता है, सिंपल अगर हम देखें कि CH3CO ग्रुप होगा तो क्या करता है, हेलोफॉर्म टेस्ट देता है, और इसके जो एक्सेप्शन थे वो मैंने बताए थे तुम्हें, तो इस हेलोफॉर्म रिएक्शन से ही बना सकते हैं। अब प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करें तो डी कार्बोक्सिलेशन करते हैं। डी कार्बोक्सिलेशन हम लोगों ने एल्केन में पढ़ा रखा था। देखो अब सारी रिएक्शन रिपीट हो रही है, इन चैप्टर्स को करने के लिए रिपीटेशन का ध्यान रखना है। अगर तुमने पुराना वाला पीछे याद कर रखा है, पीछे वाला पता है, तो तुम्हें इसमें दिक्कत उतनी नहीं आएगी। तो RCOH की रिएक्शन क्या हुई, RCOH की रिएक्शन NaOH और CaO से हुई, तो सोडा लाइम है, सोडा लाइम से रिएक्शन हुई तो RH बन गया और Na2CO3 बना, सिंपल है। इसके हम लोग एग्जांपल्स कर चुके हैं। रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड विद RLI, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो नई है, ये हम लोगों ने नहीं देखी, और ये ओनली फॉर Li है, ओनली फॉर RLI है। ठीक, अगर RCOH की रिएक्शन एक्सेस ऑफ एल्काइल लिथियम ले लें, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, और जो ज्यादा रिएक्टिव है किससे, ये ज्यादा रिएक्टिव है किससे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। तो यहाँ पे थोड़ा साफ साफ लिख देते हैं, मोर रिएक्टिव देन ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से ज़्यादा रिएक्टिव भी है इससे। तो इसमें क्या होगा कि पहले एक्सिस में था तो OLI बन जाएंगे, तो वाटर डालने से OH बन जाएंगे, तो ये क्या बन जाएगा, कीटोन बन जाएगा। तो एसिड से कीटोन बनाने के लिए हम ग्रिग्नार्ड को यूज़ नहीं कर सकते हैं, लेकिन RLI को यूज़ कर सकते हैं। लिख देते हैं कि वी कैन नॉट यूज RMGX टू प्रोड्यूस कीटोन
from produce ketone from acids, but RLI can do it. RLI can do it. RLI ऐसा कर सकता है, तो हम ये कह सकते हैं। ठीक बात है, बात समझ में आनी चाहिए पूरी तरह से, कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। तो अगर हम रिएक्टिविटी का ऑर्डर लिख दें डिफरेंट ऑर्गेनोमेटेलिक्स का, ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनोमेटेलिक्स, तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है RLI, फिर RMGX, फिर R2CuLi, फिर R2CD। तो ये बात हम लोग ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैंने लिखी है, इसे ध्यान रखना है। ठीक है, अब कन्वर्जन इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड्स, कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स में अगर हमें कन्वर्ट करना हो तो ROH की रिएक्शन PCl3 PCl5 या SOCl2 से कराएंगे। कैसे कराएंगे? ROH की रिएक्शन PCl3 PCl5 या SOCl2 से कराएंगे तो RCOCl बनेगा, H3PO3 बनेगा। इन केस ऑफ PCl3 POCl3 बन जाएगा इन केस ऑफ PCl5, और SO2 और HCl निकलेगी इन केस ऑफ SOCl2। एस्ट्रिफिकेशन में क्या करते हैं? एस्ट्रिफिकेशन में अल्कोहल का H होता है और एसिड का OH होता है। मैंने यहाँ डिब्बा बना के पानी निकाल दिया, इसे निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आसानी से हो जाता है काम यहाँ पे, और मैकेनिज्म हम लोग देख चुके हैं। तो हमने डिब्बा बना के पानी निकाल दिया, तो अल्कोहल का H क्या लगे? रिमूव H फ्रॉम अल्कोहल एंड OH फ्रॉम एसिड। ठीक है, डायरेक्टली बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मैकेनिज्म हम लोग लिख चुके हैं। इसी तरह से अगर हम डायजो मीथेन से रिएक्शन करा दें, ये क्या है? डायजो मीथेन। अगर हम डायजो मीथेन से रिएक्शन कराएं तो RCO- बन जाएगा और CH3N2 बन जाएगा, तो CH3 निकल जाएगा SN2 होके और N2 निकल जाएगी। ठीक, फिर से एस्टर बन जाएंगे। कन्वर्जन इनटू एमाइड्स, अमोनिया की रिएक्शन अगर हम एक्सेस में कराएं तो इससे एमाइड बनाते हैं, और हम लोगों ने इससे गैब्रियल थैलामाइड जब बनाया था तो हमने ये रिएक्शन लिख के दिखाई थी तुम्हें। क्या लिखी थी? कि अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन अगर हम अमोनिया एक्सेस के साथ हीट कर रहे थे इससे, तो हम लोगों ने थैलामाइड बना लिया था इससे। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा पता नहीं मेरे को, लेकिन मेरे को लगता है याद आना चाहिए, हम लोगों ने थैलामाइड बना रखा है। अगर हम इसकी रिएक्शन PCl5 से करा दें, PCl5 से Cl लग गया और Cl की रिएक्शन अमोनिया से कराई तो NH2 बन गया, तो ये सिंपल रिएक्शन थी, हो गई आसानी से। अब रिएक्शन ऑफ एसिटिक एसिड विद H2SO4, H2SO4 के साथ, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ एसिटिक एसिड इन जनरल कोई रिएक्शन नहीं करता। ठीक, फॉर्मिक एसिड रिएक्शन करता है, CO और H2O बना देता है। ठीक, तो क्योंकि H2SO4 क्या होता है? बहुत अच्छा डिहाइड्रेटिंग एजेंट है H2SO4, तो इसलिए रिएक्शन हो पाती है। ग्लेशियल एसिटिक एसिड, जब ग्लेशियल एसिटिक एसिड लेते हैं तो ग्लेशियल एसिटिक एसिड का मतलब होता है कि कोई पानी नहीं प्रेजेंट है। ठीक, ग्लेशियल एसिटिक एसिड कहीं लिख के आ जाए तो इसका मतलब उसमें पानी नहीं है, और पानी नहीं है तो उसे जब हम H2SO4 के साथ डिहाइड्रेट करेंगे तो केटीन बन जाएगी। ठीक, ये क्या बन गई? केटीन बन गई। हीटिंग इफेक्ट ऑफ अल्फा बीटा गामा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, इन्हें ध्यान देना, IIT ने पूछ रखी है। तो अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड्स, ये क्या है? ये अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड है। अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड में इंटरमोलिकुलर डिहाइड्रेशन होता है और लैक्टाइड बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? लैक्टाइड, और ये ऑप्टिकली एक्टिव हो सकता है, ऑप्टिकली एक्टिव भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन की सिमेट्री हम ले रहे हैं या नहीं ले रहे। यह हमेशा इनएक्टिव होगा, इसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी में कमेंट करो, कमेंट ऑप्टिकली एक्टिव और नॉट, ऐसा लिख लेते हैं। चलो तुम्हें ले छोड़ देते हैं। ठीक, कब ऑप्टिकली एक्टिव होगा, कब इनएक्टिव होगा। अब अगर ये बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड है, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो इससे अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड बन जाएंगे। अगर गामा ले लेंगे तो
गामा इलेक्ट्रॉन बन जाएंगे। सब में देखो पानी निकलना आसानी से, ये तो साइक्लिक है तो इसमें पानी आसानी से निकल जाएगा। एल्कोहल का H, एसिड का OH, एल्कोहल का H, एसिड का OH निकाल के और हमने इलेक्ट्रॉन बना दिया ये, ठीक। अब ये मैंने जो लिखा है, ये क्या लिखा है कि जो अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड था उसे लैक्टाइड कैसे बना। तो देखो अगर हम इसे बना दें, इसे मैं 1 मिनट के लिए इरेज कर दूं, तुम्हें समझ में आ जाएगा क्या कर रहा हूं मैं। ये देखो अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड है, तो अल्कोहल का OH, एसिड का H, अल्कोहल का H और एसिड का OH निकाल दो इससे, तो ये बन जाएगा C डबल बॉन्ड O CH CH3, C डबल बॉन्ड O CH CH3। तो ये लैक्टाइड बना के दिखाया मैंने। टेस्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करें तो टेस्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में रिएक्शन विद NaSCO3 बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कई बार पूछी जा चुकी है रिएक्शन विद NaSCO3। और देखो हम लोग इसके सवाल पहले ही लगा चुके हैं, तो डायरेक्टली एमीन्स और बायोमोलिक्यूल्स के ही मैं PYQs कराऊंगा केवल, है ना। रिएक्शन विद NaSCO3 की बात करें तो कार्बोक्सिलिक एसिड ऑन रिएक्शन विद NaSCO3 क्या करते हैं, CO2 निकालते हैं। CO2 कौन सी निकलती है, ये वाली CO2 निकलती है। अगर हम इस पर स्टार लगा लें तो यहाँ पे जो CO2 निकली वो ये वाली CO2 निकली, ठीक। अब फिनॉल्स में वो एसिड जो पैरा नाइट्रोफिनॉल से स्ट्रॉन्गर एसिड है वही केवल CO2 लिबरेट करते हैं, बाकी CO2 लिबरेट नहीं करते। अगर एसिड बेसिक स्ट्रेंथ में जरा सी भी दिक्कत आ रही है तो तुरंत वीडियो जाके देख लो, GOC वाली प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है एसिड बेस का, उससे सवाल जरूर आ रहे हैं। 1-2 सवाल आए हैं पिछले 2-3 सालों में, तो उन्हीं सवालों को भी देख लो आराम से, है ना। अब फॉर्मिंग एसिड का टेस्ट कैसे करेंगे। फॉर्मिंग एसिड कैन रिड्यूस बोथ टॉलरेंस रिएजेंट एंड फिलिंग सॉल्यूशन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ SCO ग्रुप। अब अगर इसे हम देखो ध्यान से तो इसमें SCO ग्रुप है, तो ये टॉलरेंस और फिलिंग दोनों टेस्ट देता है। अगर हम इसके कैरोसिव सब्लिमेंट यानी कि HgCl2 से रिएक्शन करा दें तो इससे कैलोमल यानी कि Hg2Cl2 बन जाता है और CO2 निकलती है। फिर एक टेस्ट है कैकोडाइल टेस्ट। कैकोडाइल टेस्ट कितने लोगों ने सुन रखा बताना मेरे को भाई कमेंट करके कि कितने लोग पता था कैकोडाइल टेस्ट। एसिडेट सॉल्ट ऑन हीटिंग with solid AS2O3 gives कैकोडाइल ऑक्साइड which have extremely nauseating odor and is poisonous। तो एसिडिक सोडियम एसिटेट की रिएक्शन हमने H2O3 से करा दी तो इससे कैकोडाइल ऑक्साइड बन गया और Na2CO3 और CO2 और कैकोडाइल ऑक्साइड बन गया, ठीक। अब एसिड क्लोराइड्स कैसे बनाएंगे। एसिड क्लोराइड सब देखो वही PCl5 से PCl3 से या SOCl2 से रिएक्शन कराएंगे तो एसिड क्लोराइड बन जाएंगे। अब देखो ये ट्री बना दिया, 60 से सवाल हो जाएंगे, खत्म कहानी। देखो KCN से रिएक्शन कराए, मैं देखो फटाफट कैसे लिखना सिखा रहा हूँ। साइनाइड पे निगेटिव, इस पे अटैक किया, जो ऊपर गया नीचे है, साइनाइड को Cl को निकाल दिया, Cn लग गया। OH माइनस ने भी सेम काम किया, NH3 ने भी सेम काम किया। देखो तो जो भी है वो सेम काम कर रहा है, बस HCl निकालते जाओ और फटाफट बनाते जाओ। एस्टर बन गए, N-एल्काइल अमाइड बन गए, ग्रेगनार्ड से RM कीटोन बन गए और एनाड्राइड से क्या बन गए, एनाड्राइड RCO माइनस से क्या बन गया, एनाड्राइड बन गया, ठीक है। सिंपल है बात, ये तो रिएक्शन सिंपल है। और हाइड्रोक्सिलामीन से बनाई तो हाइड्रोक्सेमिक एसिड बन गया। तो सिंपल क्या था इसमें, HX को रिमूव करना था, यानी कि Cl माइनस को हटा के जो भी न्यूक्लियोफाइल ग्रुप है उसे ऐड कर दो, ठीक। आगे बढ़ते हैं। एसिड एनाड्राइड। एसिड एनाड्राइड कैसे बनाते हैं, केटीन अभी हम लोगों ने बनाई थी। केटीन कैसे बनाई थी याद आ रही है कि ग्लेशियल एसिडिक एसिड लिया था, याद आ रहा है, ये क्या लिया था, ग्लेशियल एसिटिक एसिड लिया था और उसकी रिएक्शन कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से कराई थी तो केटीन बन गई थी, ये रही केटीन, ठीक। केटीन की रिएक्शन अगर एसिटिक एसिड से कराएंगे तो क्या बन जाएगा, एनाड्राइड बन जाएगा। और अगर हम सक्सेनिक एसिड को हीट करेंगे तो सक्सेनिक एनाड्राइड, थैलिक एसिड को हीट करेंगे तो थैलिक एनाड्राइड। अगर हम एस्टर्स की रिएक्शन वाटर से कराएं, मतलब एनाड्राइड की रिएक्शन वाटर से कराएं तो ये क्या है, एसिड एनाड्राइड है। एसिड एनाड्राइड की रिएक्शन वाटर से कराएंगे तो एसिड, अमोनिया से कराएंगे तो एसिड और एमाइड, ड्राई HCl से कराएंगे HCl और एसिड, ROH से कराएंगे तो क्या बन जाएगा, RCOOR- और RCOH। और अगर हम इसकी फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन करा दें, ये कौन सी है, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन है, ये क्या है, ये फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन है, ठीक। तो इससे
एल मतलब बेंजाइल कीटोन बन जाएंगे। और अगर ये कैसा ग्रुप है, ये -M लगा रहा है तो ये मेटा डायरेक्टिंग है, ये मेटा डायरेक्टिंग है। तो अगर हम इस पर किसी इलेक्ट्रोफाइल की रिएक्शन करा लें तो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जुड़ेगा जाके, इलेक्ट्रोफाइल विल एड अपॉन मेटा पोजीशन। ठीक, इलेक्ट्रोफाइल विल एड अपॉन मेटा पोजीशन, सिंपल बात है। आगे बढ़ते हैं। ये देखो जल्दी करें, इसमें कोई तकलीफ तो नहीं होगी। ये तो रिएक्शन अब तो यार अगर ऑर्गेनिक तुमने मेरे साथ की है, सारे सवाल लगाए हैं और मेंस एडवांस में 20 दिन बचे गिनती के, तो ये स्पीड में ही जाना चाहिए था। अगर नहीं जा पा रहा तो फिर दिक्कत है ना, बड़ी दिक्कत है फिर तो स्पीड में जाना चाहिए था। एस्टर की रिएक्शन कराएंगे तो फिर से एस्टरिफिकेशन आ गई। RCO- की रिएक्शन अगर हम 1 डिग्री एल्काइलाइड से करा दें तो ये SN2 कर सकता है। क्या कर सकता है, SN2 कर सकता है। RCOCl के साथ कराएं तो RCOH, और ये फिर से एस्टर बन गया। CH2N2 के साथ रिएक्शन कर चुके हैं और हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर कर चुके हैं। और एमाइड की रिएक्शन भी हम लोग लगभग सारी कर चुके हैं। केवल ये 2 रिएक्शन नहीं की थी एमाइड में, डिहाइड्रेशन वाली। डिहाइड्रेशन वाली P2O5 से कराएंगे तो साइनाइड बनेगा, और HNO2 से कराएंगे तो हमारा अल्कोहल एसिड और अमोनिया बन जाएगी। ठीक, अब बात आती है एमीन्स की। एमीन्स की रिएक्शंस भी ज़्यादातर हम लोग नेम रिएक्शंस वाले चैप्टर में कंप्लीट कर चुके हैं। फिर भी हम लोग उनका नाम एक बार यहाँ पे लेंगे जिससे तुम्हें रिकॉल हो जाए, और वो तुम वीडियो फिर से जाके देख लो। वो यार जरूर देखो, एल्डिहाइड कीटोन वाला वीडियो बहुत ज़रूरी है। वो सबसे ज़रूरी है। पूरी OC1 और OC2 ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट हैं तुम्हारे लिए। पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ये, तो मतलब एक सप्लीमेंट है जो थोड़ा बहुत छूट रहा था, वो मैंने इसमें धीरे धीरे पुट कर दिया। बस मेन तो वही थे दोनों। ठीक है, मैं मानता हूँ तुम लोग देख रहे होगे। तो गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन अगर हम करें तो गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस में क्या होता है, 1 डिग्री अमीन्स बनाते हैं, और हम लोग इसे नेम रिएक्शन में कर चुके हैं तो इसे यहाँ पे देखने की जरूरत नहीं। थैलामाइड की रिएक्शन किससे कराते थे, RX से कराते, बेस से कराते थे, फिर RX से कराते थे और फिर हाइड्रोलिसिस कर देते थे। एल्काइलेशन ऑफ अमोनिया, हीटिंग इफेक्ट ऑफ क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट, मैंने अमोनियम सॉल्ट बनाए थे। तो अमोनिया की रिएक्शन एक्सेस RX से कराएंगे तो पहले 1 डिग्री अमीन, फिर 2 डिग्री अमीन, फिर 3 डिग्री अमीन, और फिर क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट बन जाएंगे। एजाइडाइन की रिएक्शन अगर कराएं तो ये भी रिएक्शन हम लोगों ने SN2 करा रखी है। बैक साइड अटैक होगा इससे N2 तो N3 बनेगा, और फिर इसे रिड्यूस कर देंगे LAH या Na लिक्विड अमोनिया Na और ETOH के साथ तो RNH2 बन जाएगा। रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड, ये जरा ध्यान से देखना, ये हम लोगों ने नहीं किया था अभी तक। ये हम लोगों ने अभी तक नहीं किया था, तो इसे हम लोग ध्यान से देख लेंगे। एसिडिक मीडियम में जब RNO2 को रिड्यूस करते हैं तो NH2 के साथ तो NH2 बन जाता है। SNHCl डाल दें तो NH2 बनता है। एसिडिक मीडियम में क्या बन जाता है, RNO2 कन्वर्ट हो जाता है NH2 में। तो अगर नाइट्रो बेंजीन की रिएक्शन SNHCl या FeHCl से कराई जाती है तो NH2 बनती है। और ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है भाई, मैं इसलिए कह रहा हूँ, इसे ध्यान से रहना। जो धीमे रुकना होगा उसमें मैं धीमे धीमे ही कराऊंगा, परेशान मत हो। न्यूट्रल मीडियम में जब करते हैं कि न्यूट्रल मीडियम क्या कि हमने स्टीम ले ली, अब पहले एसिड में H+ डाला, अब स्टीम ले ली, तो जब मतलब नाइट्रोबेंजीन की रिएक्शन कराते हैं स्टीम के साथ तो नाइट्रोसोबेंजीन बन जाती है। नाइट्रोसोबेंजीन मतलब ये क्या थी हमारी, ये NO2 थी और इससे नाइट्रोसोबेंजीन बनी, यानी कि ये क्या बन गई, ये NO बन गई। Zn NH4Cl और वाटर से कराई तो NHOH बन गया, तो फिनाइल हाइड्रोक्सिल एमीन बन गई। ये ध्यान रखेंगे हम लोग। अगर रिडक्शन इन एल्काइन मीडियम करें, एल्काइन मीडियम में जब हम रिड्यूस करते हैं तो क्या होता है कि Zn और NaOH और ETOH के साथ करते हैं तो हाइड्रेजोबेंजीन बन जाती है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और जेई ने पूछ रखी है IIT में, ये रिएक्शन आ चुकी है कि अगर हम 2 जगह NO2 लगा दें तो और NH4H से रिएक्शन कराएं तो केवल एक ही NH2 रिड्यूस होता है। ठीक, एक ही NO2 रिड्यूस होता है। तो अगर हम टॉलुइन के साथ ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे NO2 लगा लें तो SNHCl लेंगे तो ऑर्थो वाला रिड्यूस होगा, और NH4HS लेंगे तो पैरा वाला रिड्यूस होगा। इसे हम लोग ध्यान रखेंगे, बिल्कुल ऐसा सच बुद्धि लगाने की कोई ज़रूरत खास है नहीं इसमें। ठीक, फिर हाफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन करते हैं। हाफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन में हम लोग कर चुके हैं। रिएक्शन रेफर टू नेम रिएक्शन तो कर ही लेना। चलो मैं लिख देता हूँ, स्पेस है यहाँ पे तो देखो, तुम्हें लगे कि सर को भी याद है। Br2 और KOH के साथ हीट करेंगे तो RNH2 बन जाएगा और K2CO3 बन जाएगा और KBr बन जाएगा।
ठीक, हॉफमैन बोमर डिग्रेडेशन। रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल आइसोनाइट्राइल्स एंड अमीन, तो रिडक्शन कराएंगे तो H2PT या LAS से कराएंगे तो एमीन्स, आइसोनाइट्राइल की कराएंगे तो सेकेंडरी अमीन, और ऑक्साइम की कराएंगे तो सेकेंडरी अमीन बनेंगे, वो प्राइमरी अमीन बनेंगे, और NH2 कराएंगे तो RNH2 बन जाएंगे। मतलब एमाइड की कराएंगे तो NH2, साइनाइड की कराएंगे तो NH2, ठीक, आइसोसाइनाइड की कराएंगे तो ये एडवांस में पूछा जा चुका है, ये जेई एडवांस में आ चुका है, और साइनाइड वाला तो कई बार पूछा जा चुका है अलग अलग। ऑक्साइम का रिडक्शन भी इंपॉर्टेंट है, तो ये इंपॉर्टेंट वाली रिएक्शन है, इन्हें धीरे धीरे याद करना होगा, देख लेना। अब बात करते हैं जनरल रिएक्शंस की। कार्बोलामिन रिएक्शन हम लोग कर चुके हैं। कार्बोलामिन रेफर टू नेम रिएक्शन लिखा है। कार्बोलामिन टेस्ट क्या करते हैं, RNH2 की रिएक्शन किससे कराते हैं, CH-Cl3 और KOH के साथ, तो इससे RNC की फाउल स्मेल आती है, याद आ रही। हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन टेस्ट फॉर 1 डिग्री एमीन्स, अगर हम एमीन्स की रिएक्शन CH2, ये क्या है, CH2 यानी कार्बन डाइसल्फाइड से कराते हैं तो डाइथायो कार्बामिक एसिड बन जाता है, ठीक, डाइथायो कार्बामिक एसिड बन जाता है। सिंपल मैकेनिस्टिक पाथ लिख रखा है, आसानी से करी जा सकती है। फिर इसकी रिएक्शन HgCl2 से कराते हैं तो एल्काइल आइसोथायोसाइनेट बनते हैं। क्या बनते हैं, एल्काइल आइसोथायोसाइनेट, और इनकी स्मेल जो होती है मस्टर्ड ऑयल की तो होती है, ये मस्टर्ड ऑयल नहीं है, इसकी स्मेल जो है वो मस्टर्ड ऑयल के जैसी है, ठीक, ये मस्टर्ड ऑयल एज सच खुद नहीं है। ये बात समझ में आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए, ठीक। अब NO2 की रिएक्शन, अगर NaNO2HCl से रिएक्शन कराएं RNH2 की तो N2+ और Cl- बनेगा, तो डाइजोटाइजेशन करते हैं, इससे अल्कोहल बना लेंगे। 2 डिग्री एमीन्स की रिएक्शन, ये कैसी है, ये क्या है, ये 2 डिग्री एमीन है, ये क्या है, 2 डिग्री एमीन है, और 2 डिग्री एमीन की रिएक्शन जब HNO2 से कराते हैं तो N नाइट्रोसामीन बनते हैं। तो 2 डिग्री एमीन अगर हम वैसे ले एरोमेटिक ले ले तो क्या बन जाएगा, नाइट्रोसामीन बन जाएगा। 3 डिग्री एमीन की कोई रिएक्शन नहीं होती, लेकिन 3 डिग्री अगर एरोमेटिक एमीन है तो उस टाइम पे ये NO+ जनरेट कर देता और NO+ जनरेट करके पैरा नाइट्रोसो एमीन बना देता, ठीक, ये ध्यान रख पाओगे। अब इसके बाद बात करते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ एमीन्स की। ऑक्सीडेशन ऑफ एमीन में प्राइमरी एमीन्स का ऑक्सीडेशन विद KMnO4 कराते हैं तो पहले एल्डिमीन बनता है। एल्डिमीन इसलिए बन रहा है, कह रहे हैं इसे, क्योंकि इसकी हाइड्रोलिसिस से देखो एल्डिहाइड बन रहा है। RCH2NH2 की रिएक्शन हम लोगों ने कराई KMnO4 से, तो इससे एल्डिमीन बना, जिसकी वाटर के साथ हाइड्रोलिसिस करने पे एल्डिहाइड बन गया और अमोनिया बनी, ठीक। RCHNH2 यानी कि अगर हम इसे फिर से ले लें तो इसे अगर कीटोन टाइप कर ले लें तो इससे केटामीन बन जाएगा और इससे कीटोन बन जाएगा। विद कैरोज एसिड, कैरोज एसिड को कहते हैं H2SO5 या H2O2 से रिएक्शन कराएं, या आप किसी परऑक्सी एसिड से कराएं तो इससे N एल्काइल हाइड्रोक्सिलामीन बन जाएगा। अगर तुम्हें हाइड्रोक्सिलामीन बनानी है तो ये रिएक्शन ले सकते हो, और फिर इसका फर्दर ऑक्सीडेशन करने पे एल्डोक्साइम्स बन जाएंगे, ठीक। अगर हम 2 डिग्री ले लेंगे तो क्या बन जाएंगे, कीटोक्साइम बन जाएंगे, सिंपल। सेकेंडरी अमीन की रिएक्शन KMnO4 से कराते हैं तो टेट्रा अमीन हाइड्रोजीन बन जाता है, टेट्रा एल्काइल हाइड्रोजीन बन जाता है, HH हट जाएगा, वाटर बन जाएगा और टेट्रा एल्काइल हाइड्रोजीन बन जाएंगे। अगर हम कैरोज एसिड से कराएंगे तो कैरोज एसिड से NN डाइएल्काइल हाइड्रोक्सिल अमीन बन जाएंगे। टर्शरी अमीन H2O2 या परऑक्सी एसिड से रिएक्शन करके अमीन ऑक्साइड बना देते हैं, और ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट में, ये कोप एलिमिनेशन में काम आती है। किसमें आती है, कोप एलिमिनेशन में। किसमें काम आएगी, कोप एलिमिनेशन में काम आएगी। ये प्रीकर्सर्स, हर रिएक्शन का सिग्निफिकेंस है कि वो किसी न किसी का या तो एंड प्रोडक्ट है या फिर प्रीकर्सर है, तो ये कोप एलिमिनेशन हो गया, ठीक। अब टेस्ट ऑफ एमीन, कार्बोलामिन टेस्ट हम जानते हैं पहले से, मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन हमने लिख ली। हिंसबर्ग टेस्ट एक इंपॉर्टेंट टेस्ट है जिसे हम देख लेते हैं। हिंसबर्ग टेस्ट में क्या करते हैं हम लोग, टॉलिल क्लोराइड ले लेते हैं, टोसाइल क्लोराइड लेते हैं, टॉलिल करें, टोसाइल क्लोराइड ले लेते हैं। क्या लेते हैं, टोसाइल क्लोराइड लेते हैं, और इसकी रिएक्शन RNH2 से कराते हैं। तो RNH2 करेगा क्या, ध्यान से देखना भाई, नाइट्रोन का लोन पर इस पे जाएगा, इस पे अटैक करेगा, वापस आएगा और Cl को निकाल देगा। तो इससे बन गया RCONHR। ये इंसॉल्युबल था, ये कैसा था, इंसॉल्युबल। RNH2 कैसी है, 1 डिग्री अमीन है, इससे इंसॉल्युबल बना। KOH से कराई रिएक्शन तो क्योंकि H+ था, ये वाला H+ था, तो ये कैसा हो गया, सॉल्ट बना दिया, और ये कैसा बन गया, ये बन गया सॉल्युबल। इनसॉल्युबल से क्या हो गया, सॉल्युबल ड्यू टू सॉल्ट फॉर्मेशन, ड्यू टू
सॉल्ट फॉर्मेशन। सिंपल बात है, आसानी से बात समझ में आ रही कि ड्यू टू सॉल्ट फॉर्मेशन ये क्या हो गया, सॉल्युबल हो गया। H प्लस निकला, KOH से रिएक्शन हुई, तो ये सॉल्ट कोई भी होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है और वाटर तो सॉल्युबल होगा ही होगा। ठीक, अगर हमने 2 डिग्री अमीन्स की रिएक्शन कराई, ये क्या है, 2 डिग्री अमीन की रिएक्शन कराई, तो इसके पास नो एसिडिक H, कोई एसिडिक H है ही नहीं, कोई एसिडिक H नहीं, तो KOH डालने पे भी कोई चेंज नहीं आया, तो इनसॉल्युबल का इनसॉल्युबल ही रहा, और RN3 के साथ कोई रिएक्शन नहीं होगी। ठीक, तो हम सिंपल लिख सकते हैं कि 1 डिग्री अमीन्स के साथ पहले क्या हुआ, इनसॉल्युबल बना, यहाँ लिख लेते हैं 1 डिग्री अमीन के साथ क्या हुआ, पूरी बात लिख देते तुम कंफ्यूज ना हो। 1 डिग्री अमीन्स के साथ क्या हुआ कि पहले इनसॉल्युबल बना और KOH डालने पे क्या हो गया, KOH डालने पे सॉल्युबल हो गया। 2 डिग्री अमीन्स में इनसॉल्युबल बना और KOH डालने से कुछ नहीं हुआ, और 3 डिग्री अमीन्स में नो रिएक्शन। ठीक, कोई रिएक्शन हुई ही नहीं, कोई रिएक्शन नहीं हुई। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। डाइथाइल ऑक्जेलेट के साथ रिएक्शन शायद तुम लोगों ने नहीं पढ़ी हो, लेकिन ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। डाइथाइल ऑक्जेलेट के साथ अगर हम RNH2 की रिएक्शन कराते हैं तो NN डाई अल्काइल ऑक्सामाइड बन जाते हैं, ये सॉलिड होता है। तो ये 1 डिग्री अमीन्स के साथ क्या बना रहा है, सॉलिड। अगर हम RNH2 ले लें, 2 डिग्री अमीन ले लें, 2 डिग्री अमीन्स के साथ ये ऑक्सामिक एस्टर बनाते हैं जो लिक्विड होते हैं, और R3N यानी कि 3 डिग्री अमीन्स के साथ कोई रिएक्शन नहीं होती है। तो क्या हुआ इसमें, 1 डिग्री अमीन्स के साथ क्या हुआ, सॉलिड बना, 2 डिग्री अमीन्स के साथ लिक्विड बना, और 3 डिग्री अमीन्स के साथ कोई रिएक्शन नहीं हुई। ठीक, तो डाइथाइल ऑक्जेलेट की रिएक्शन करा रहे हैं, किससे करा रहे हैं, डाइथाइल ऑक्जेलेट, ये डाइथाइल ऑक्जेलेट ही है, ये डाइथाइल ऑक्जेलेट है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, टेस्ट ऑफ CO करते हैं। CO की रिएक्शन शायद मैंने बताया था ना कि वहाँ छूट गई थी एक रिएक्शन NaSCO3 की, चलो यहाँ पे देख लेते हैं, मैंने उस वीडियो में बताया था, तुम्हें अगर याद आ रहा हो तो तुम्हें पता लग जाएगा कि क्या हुआ। मतलब कीटोन की रिएक्शन NaSCO3 से कराते हैं तो सॉलिड बनता है जो वाटर से रिकवर हो जाता है। दिस रिएक्शन इज मेनली गिवन बाय एल्डिहाइड एंड स्मॉलर कीटोन्स, स्मॉलर मिथाइल कीटोन्स एंड वेरी फ्यू साइक्लिक कीटोन्स लाइक साइक्लोहेक्सेनोन। RDX का फॉर्मूला लिख दिया, RDX का फॉर्मूला देख लो एक बार ध्यान से, 3 पोजीशन पे NO2 लगा हुआ है, और इसे बनाएंगे कैसे, यूरोट्रोपिन की रिएक्शन HNO3 और NH4NO3 से करा के RDX बन जाएगा। ठीक, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एमिनो एसिड्स भी देख लेते हैं। ये भी हमने उस वीडियो में एमिनो एसिड्स के मेथड ऑफ प्रिपरेशन नहीं बताए थे, क्योंकि मेंस में ये नहीं पूछा जाते, लेकिन एडवांस में ये पूछ सकते हैं। ठीक, एडवांस में पूछ सकते हैं, इसलिए हम लोग मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एमिनो एसिड्स भी कर रहे हैं। अल्फा एलो एसिड से रिएक्शन कराई तो भाई HVZ से क्या होता है, अल्फा पोजीशन पे Br आ जाएगा। ये क्या है, इससे क्या करता है, अल्फा ब्रोमिनेशन करता है। HVZ मतलब हेल्वोलाट जेलेस्की, सबको याद आ रही ना, कितने लोग याद आ रही भाई बताना जरा मेरे को कमेंट करके कि सर मेरे को तो याद है। और कुछ डेवलपमेंट हुई केमिस्ट्री में कि नहीं हुई, इतनी मेहनत मैंने की, तुम लोगों को थोड़ा डेवलपमेंट तो हुआ होगा ना, मैं मान लेता हुआ होगा यार, है ना। और तुम लोगों ने प्रॉमिस किया है कि 4 जून के बाद चैनल को उठा दोगे, है ना, सब्सक्राइबर बढ़ेंगे ना। देखते हैं यहाँ तक कोई देख भी रहा है कि नहीं। स्टार्टिंग में यह बात करने में यार मज़ा नहीं आता, ठीक है चलो, मज़ा तो मेरा वो अभी भी नहीं आ रहा कहने में, लेकिन ठीक। तो इससे अल्फा ब्रोमिनेशन हो गया, अमोनिया ने क्या किया हुआ है, SN2 की होगी और निकल गया, तो इससे क्या बन गया, देखो एलानाइन बन गया। इन एमिनो एसिड्स के नाम जरूर याद रखोगे, एमिनो एसिड्स के नेचुरली अकरिंग कौन से हैं वो मैंने जो निमोनिक बताया था वो भी देख लेना। ठीक, और उनके 1 लेटर एब्रिविएशन, तो इससे एलानाइन बन गया, और ये कायरल भी है, ध्यान रखना। ठीक, फिर डाइथाइल मेलोनेट ले लें। डाइथाइल मेलोनेट से हम क्या करेंगे, ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, इस पर SN2 कर देगा, Cl निकलेगा, pH बन गया pH, ध्यान से देखो pH लग गया यहाँ पे। अब
KOH के साथ रिएक्शन कराई, KOH के साथ जब रिएक्शन कराओगे तो ये कैसा है, ये एसिडिक है H, तो KOH इस H को लेके यहाँ पे नेगेटिव बना देगा, नेगेटिव बना भाई। अब जब नेगेटिव बना यहाँ पे, कुछ लोग हॉर्न बजा देते हैं, अजीब लोग हैं भाई गाड़ी में, ठीक है। तो इसे जब हीट करेंगे तो CO2 निकल जाएगी और H पे लग गया आके, फिर इसकी PbR2 और HVZ कराई इसकी, तो यहाँ Br लग गया और फिर एक्सेस अमोनिया डाल दिया, तो इससे फेनिल एलानाइन बन गया जिसे PHE कहते हैं, ठीक। आगे बात करते हैं गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस से हमने क्या किया, इसकी रिएक्शन इससे कराई, यहाँ Cl2 आ गया, ये बन गया, जुड़ गया इससे आके, देखो ध्यान से, हाइड्रोलिसिस कर दी तो इससे ग्लाइसिन बन गया, ये क्या बन गया, साफ साफ लिख देते हैं, क्या बन गया, ग्लाइसिन बन गया। और ग्लाइसिन के लिए ध्यान रखना है कि केवल अकेला ऐसा अमीनो एसिड है जो ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ठीक। फिर स्ट्रीकर सिंथेसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, IIT ने पूछ रखी है। तो अमोनिया की रिएक्शन एल्डिहाइड से कराएंगे तो इमीन बनेगा, इमीन की रिएक्शन साइनाइड से कराएंगे तो NH- बन जाएगा, वाटर से कराएंगे तो CN और NH2 आ जाएगा, और फिर H3O+ से डाल देंगे तो एमिनो एसिड बन जाएंगे, ठीक। अब आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट की बात करते हैं। आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसका सवाल कोई कह रहा था मेरे से कि आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट का सवाल भी लगवा देना, तो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट का सवाल ये रहा, देखो ध्यान से। आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट क्या होता है, द pH ऑफ द सोल्यूशन एट विच अ पर्टिकुलर अमीनो एसिड डज नॉट हैव एनी टेंडेंसी टू माइग्रेट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक। ऐसी pH जिसमें वो न्यूट्रल रहे, ना तो कैटानिक रहे ना एनायनिक रहे, यानी किस फॉर्म में एग्जिस्ट करे, ज्विटराइन में एग्जिस्ट करे, उसे हम कहते हैं, उस pH को हम PI कहते हैं। तो एट आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट द अमीनो एसिड एग्जिस्ट एज डाइपोलराइन विद द नेट चार्ज इक्वल टू 0 एंड दिस डाइपोलराइन इज नोन एज ज्विटराइन, और इसकी हम PI की वैल्यू pK1 + pK2 करके निकाल देते हैं, ठीक। तो जरा सवाल पढ़ लेते हैं। कैलकुलेट द आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट ऑफ लाइसिन। लाइसिन हमें स्ट्रक्चर भी दे दिया, अच्छे लोग हैं। द pK1, pK2, pK3 ऑफ द डाइकेटाइन ऑफ लाइसिन इज दिस, ठीक। अब डाइकेटाइन का हमें pK दिया, तो देखो अब इसमें तुम्हें ये बुद्धि लगानी पड़ेगी, मैंने सवाल तो लगा रखा है, लेकिन तुम्हें जो बुद्धि लगानी पड़ेगी वो मैं बताता हूं कहां पे लगानी पड़ेगी, तुम्हें ये बात नहीं पता चल रही, ध्यान से देखना जरा। ये डाइकेटाइन है, डाइकेटाइन में सबसे पहले H कौन सा जाएगा, जो मोस्ट एसिडिक होगा, तो हम किस H को रिमूव करेंगे, मैं हाईलाइट कर देता हूं, इस H को रिमूव करेंगे, क्योंकि ये कैसा था, मोस्ट एसिडिक था। अगर तुमने गलत H रिमूव कर दिया तो दिक्कत हो जाएगी, तो एसिडिक स्ट्रेंथ ध्यान रखना, मोस्ट एसिडिक था, H गया, तो इसे हमने pK1 का। अब दूसरा H कौन सा ज्यादा एसिडिक है, दूसरा H हमारा ये वाला ज्यादा एसिडिक है, तो इससे हमने H निकाल दिया, तो ये क्या बन गया, ज्विटराइन बन गया, और इससे हमने फिर तीसरा H भी निकाल दिया। तो ज्विटराइन के एक लेफ्ट वाला और एक राइट वाला, यानी कि pK2 और pK3 से हम अपना काम चलाएंगे, क्योंकि हमें ज्विटराइन के लेफ्ट और राइट वाले को ही देखना होता है जिसमें वो एग्जिस्ट कर रहा है। तो pK1 + pK2 + pK3/2 किया, तो इससे आंसर 7.5 आ गया। दोज pK शुड बी टेकन विच आर ऑन द आइदर साइड ऑफ द ज्विटराइन, ज्विटराइन के जो दोनों तरफ में से हैं उन्हीं को हम चूज करेंगे। अब बात करते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस की। इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है, इफ अ फिल्टर पेपर इज स्ट्रिप्ड moistened with a solution of amino acid is placed between the two electrodes, the charged molecule will migrate to one electrode or the other that depends upon the net charge on it, ठीक है। सही बात है कि अगर हम चार्ज को डिप करके रख दो तो क्या होगा, अमीनो एसिड किधर ना किधर तो जाएगा ही, और वोल्टेज पे डिपेंड करेगा। द नेट चार्ज डिपेंड अपॉन pH, वो तो PI पे डिपेंड करेगी, pH मतलब PI आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पे। द स्ट्रिप इज देन स्टेन्ड विद द रिएजेंट दैट रिएक्ट्स विद अमीनो एसिड, किसी के साथ स्टेनिंग करेंगे जिससे कि अमीनो एसिड रिएक्ट कर ले, thereby forming a color whose position on the strip is compared for identification with that of known sample। तो हमें किसी नोन का लिटरेचर में पता होगा, उससे इसे क्या करेंगे, कंपेयर कर लेंगे। दिस प्रोसेस इज नोन एज इलेक्ट्रोफोरेसिस, और इसे आइडेंटिफिकेशन हम किस लिए यूज करते हैं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड्स के लिए यूज करते हैं। अब अमीनो एसिड्स की बाकी सारी प्रॉपर्टीज, कितने तरह के अमीनो एसिड होते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड क्या होते हैं, डाइपेप्टाइड क्या होते हैं, ये बायोमोलिक्यूल्स वाले वीडियो में पढ़े हुए हैं, उसका मैं लिंक डाल दूंगा इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसे भी देख लेना, ठीक। और टेस्ट ऑफ अमीनो एसिड कर लेते हैं, ये वहाँ पे नहीं किए क्योंकि ये एडवांस में पूछे जा रहे हैं, तो हमने मेंस में नहीं किए थे, ठीक। टेस्ट ऑफ अमीनो एसिड में पहला मिलन्स टेस्ट। इट इज मेड बाय डिसॉल्विंग मेटेलिक मर्करी इन नाइट्रिक एसिड एंड डाइल्यूटिंग इट विद वाटर। It is an analytical reagent used to detect the presence of soluble proteins. Soluble proteins को यूज करने के लिए मिलेंस reagent यूज कर रहे हैं। When a few drop of reagent are added to the test solution
which is then gently heated. A reddish brown coloration indicates the presence of triosin residue which occurs nearly in all proteins. ट्रायोसिन लगभग सब में प्रोटीन्स में होता है, तो soluble प्रोटीन का हम लोग क्या कर लेंगे, अगर ब्राउन कलर आ रहा है तो हम उसे क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे कि वो मिलेंस टेस्ट दे रहा है। बायूरेट टेस्ट, बायूरेट टेस्ट में यूरिया जैसा लग रहा है तो CONH बॉन्ड को टेस्ट करने का तरीका है, ये पेप्टाइड बॉन्ड को टेस्ट करने का तरीका है। इन प्रेजेंस ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड Cu2+ आयन फॉर्म्स कॉम्प्लेक्स वायलेट कलर कॉम्प्लेक्स इन एल्काइन मीडियम। डिस्पाइट द नेम द रिएजेंट डज नॉट कंटेन बायूरेट, यानी यूरिया को नहीं है, इसमें यूरिया नहीं है, लेकिन ये CONH बॉन्ड को टेस्ट कर रहा है, जैसे हमने बायूरेट कर दिया। द बायूरेट रिएजेंट इज मेड बाय मिक्सिंग ऑफ KOH एंड हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट सोल्यूशन एक्वस विद सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। द बायूरेट टेस्ट इज वर्क फॉर एनी कंपाउंड कंटेनिंग CONH बॉन्ड, CONH2 CO मतलब ग्वानाडीन टाइप के और थायोग्वानाडीन टाइप के, तो ये पेप्टाइड बॉन्ड को चेक करने के काम आता है। ठीक, निनाइट्रिन टेस्ट क्या करता है, निनाइट्रिन क्या होता है, निनाइट्रिन इज 2,4-डाइहाइड्रोक्सी इंडेन 1,3 डाइऑन। इट इज यूज्ड टू डिटेक्ट अमोनिया और प्राइमरी और सेकेंडरी एमीन्स इन अमीनो एसिड्स और प्रोटीन्स। तो व्हेन रिएक्टेड विद दीज फ्री एमीन्स a deep blue coloration और पर्पल coloration known as Rumens purple is produced। ठीक, तो अगर फ्री अमीन से रिएक्ट करेगा तो ये क्या करेगा, मान लो लाइसिन ले लेंगे तो उससे रिएक्ट कर जाएगा और रूमेंस पर्पल यानी कि एक कलर प्रोड्यूस करेगा। ठीक, ये टेस्ट तुम लोगों ने कितने लोगों ने पढ़े तो बताना जरा कमेंट करके, है ना, कि ये देखे भी थे कभी मतलब जहाँ पे भी तुम पढ़ रहे थे वहाँ पढ़ाए गए थे। मेरे को बताना जरूर यार, मैं मतलब मेरे को पता तो होना चाहिए कि इंडिया में लोग क्या पढ़ा रहे हैं। ठीक, मैं जानना चाहता हूँ बस, फॉर द सेक ऑफ नोइंग, नथिंग पर्सनल, और किसी को मैं टारगेट नहीं कर रहा, कुछ नहीं, लेकिन ये जरूरी टेस्ट है और कितने लोग पढ़ा रहे हैं ये भी देखना है ना। ज़ेंथोप्रोटेइक टेस्ट, इट इज़ यूज्ड, अगर पढ़ा रहे हैं तो बहुत अच्छे लोग हैं, सब बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, नहीं पढ़ा रहे तब भी अच्छे लोग हैं। ठीक, लेकिन तुम्हें पेपर में आएंगे इसलिए मैं पढ़ा दे रहा हूँ। ज़ेंथोप्रोटेइक टेस्ट क्या होता है, इट इज़ यूज्ड टू डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ सॉल्युबल प्रोटीन्स इन अ solution using concentrated HNO3. This test gives positive result with the proteins with amino acids carrying aromatic groups. Aromatic groups के साथ ये क्या करता है, येलो कलर का एक प्रेसिपिटेट बना देता है। ठीक, येलो कलर क्या बनाता है, प्रेसिपिटेट बना देता है। ठीक, तो ये हमारे ज़ेंथोप्रोटेइक टेस्ट होगा और इस तरह से हम लोगों ने अमीनो एसिड के भी टेस्ट कर लिए। तो मैंने जैसा पहले कहा था कि ये 40 से 45 मिनट का वीडियो होगा, मैं इसे ख़त्म करूँगा जल्दी से। मैंने इसे जल्दी से निपटा क्या दिया, मतलब सरल दायर इसलिए कर दिया, ज़बरदस्ती उसे दोबारा रिएक्शंस को लिखने का कोई सेंस बनता नहीं है। तुमने भी अच्छे से ऑर्गेनिक कंप्लीट हो रही है हम लोगों की, और पॉलीमर वाला चैप्टर अपने आप करना है, उसे NCERT से उठा के एक बार पढ़ लो, बस हो जाएगा काम, है ना। पॉलीमर बस पढ़ लो, हो जाएगा यार, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक, तो वो कर लो। अब हम लोग आगे से फिजिकल के बारे में डिस्कशन करेंगे, तो स्टे कनेक्टेड और लोगों तक पहुंचाओ, ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक पहुंचेगी, क्योंकि मैं कोशिश कर रहा हूं कि तुम्हें बेस्ट और रिचेस्ट कंटेंट दूं मेरी तरफ से, जो हो सकता है बेस्ट मैं वो दे रहा हूं। तुमसे उम्मीद है कि तुम अच्छे से पढ़ोगे और IIT में सेलेक्ट हो जाओगे। बेस्ट ऑफ लक मेरी तरफ से। चलो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।